परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। ये तो देश के ये हालात हो गए थे कि 2 करोड़ के लोग जेएनयू के बाहर खड़े होते थे और बोलते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे अगर घर से अफजल निकलेगा। तो ये वीर रस के कवि शुरू हो गए कि उधर घर घर से अफजल निकलेगा तो इधर घर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने छोटे से काम के लिए महाराणा प्रताप को खर्च करने की जरूरत है क्या? जरा सा काम है, आइडिया मेरे पास है। अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ये देखो कि अफजल रहता कहां है, उसके घर की फील्डिंग करो और अफजल का घर मिल जाए और जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले अपने को उसको नहीं मारना, बिल्कुल नहीं मारना। अपन क्या करो कि जैसे ही अफजल घर के बाहर निकले कि अपन उसके घर में घुस जाओ और अंदर से लगा लो सांकल। अब अफजल कहां, अपन कहां? अब अफजल के घर से जो निकलेगा वो अफजल थोड़ी होगा, गंगाराम होगा, सीताराम होगा, राधेश्याम होगा, काहे का अफजल होगा। हम आओ दादा, ये दादा हमारे बीच में दोनों हाथों को हिलाते हुए आकर के इस प्रकार बैठ रहे हैं जिस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर आकर बैठा हो। मैं चाहता हूं कि दादा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन, वाह वाह कुलदीप भाई वाह। कहीं से कहीं तक कोई टेंशन वाला मामला, सब पीड़ाओं को झेलते हैं हम कविगढ़। हालत ये अभी पिछले दिनों मैं पीछे देखता हूँ, बोलता वाह, और आगे देखता था फिर खेच खेच खूच खूच खूच। मेरे को समझ में नहीं आता कि रात को 2 बजे ये किसके साथ खेच खेच खूच खूच कर रहे हैं। और ये मोबाइल ने हमारे पूरे संस्कार बिगाड़ दिए। किस प्रकार बिगाड़ दिए? और रात को इस समय अगर फोन आता है तो आदमी एक ही तरीके से बात करता है, हाँ या ना में जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना बोलता है, हाँ 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 हाँ, बोल ही नहीं सकता। अभी परसों के दिन मैंने रजाई ओढ़ी और अंदर बात कर रहा, तो मेरी पत्नी बोली रात को 2 बजे किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बहन से। बोले रात को 2 बजे कोई बहन से बात करने का टाइम है? मैंने कहा मेरी नहीं तेरी बहन से। तालियां कमजोर आपकी, क्योंकि हम पीड़ाओं को सब मोबाइल की क्या हालत हो गई है। आज सुबह एक महिला ने मोबाइल पे स्टेटस डाला, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। कहां से चले थे कहां तक आ गए साहब। मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों के बाद में उसने कोटा में मिलने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये हालत हो गई है साहब। कहां से चले थे कहां? आप क्या आराम कर रहे हैं आप? मजा आ गया। आइए साहब, मैं क्या, हम पीड़ाओं को भोगने वाले लोग। अभी यहाँ कवि सम्मेलन था एक दानपुर के पास में, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी, और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन केवल इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली। और इसी के साथ दादा आप दोनों हाथों को हिलाते हुए आकर के हमारे बीच में इस प्रकार बैठे हैं जैसे प्रवचन देने के पास में महात्मा जी अपने स्थान पर आकर बैठे हो। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। और इसी के साथ एक और खिलाड़ी अपने बालों को साफ कराते हुए इस प्रकार जा रहे हैं जैसे शतक मारने के पश्चात विराट कोहली अपने गंतव्य स्थान पर जाकर बैठे। इसके लिए भी शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन। तो गोद में ही बैठ गया। वाह कमाल हो भाई साहब। ये प्रेम के लिए हम जीते हैं। कई रातें हमने आपको, क्योंकि आंसू मिले तो प्रेम के सांचे में ढाल दे, जितने गम है तू अपने दिल से निकाल दे। हम कवि हैं, हमें सिर्फ दुखों से प्यार है, लाओ तुम्हारे गम मेरी झोली में डाल दो। लाओ तुम्हारे, हम आपके गम लेने के लिए आए, मुस्कुराने के लिए आए, हंसने के लिए आए, हंसाने के लिए आए हैं। कुलदीप रंगीला कोई छोटा मोटा कवि नहीं होता है साहब। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन जो लाल किले की प्राचीर पे होता है, उस कवि सम्मेलन का पूरा बजट होता है 65 लाख रुपए।
देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि बाबूजी ये सपना देखता है कि एक बार उस लाल किले के कवि सम्मेलन में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन दोस्तों, आपका अपना ये कुलदीप रंगीला उस लाल किले के कवि सम्मेलन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे 3-3 बार गया है कविताएं सुनने के लिए। ढंग से बजा, नहीं तो बैठो। वाह रे वाह। हम पीड़ाओं का माला वाला पहनाओ भाई। जरा यहाँ बैठने की भी व्यवस्था रखी अपन ने। आओ, इनको क्या वैक्सीन का 3रा डोज नहीं लगा? हाँ, दान माला चढ़ाओ भाई। देखो, कवि केवल माल के लिए नहीं आते हैं, माला के लिए। खाली अगली बार जब माला बना तो इसमें 2-4 फूल ज्यादा लगाना। मतलब 1 इंच का ही फर्क पड़ा है माला में और मेरी खोपड़ी में। और जब पढ़ता हूं तो एक माला इधर से, एक उधर से, एक इधर से। एक दिन तो एक कवि सम्मेलन में इतनी मालाएं मेरे पास आ गई कि उन मालाओं से बाहर निकलने में मेरे को 3 दिन लगे। हो जाती है समस्या साहब। आइए तो दानपुर गए, आयोजक का नाम प्रेमनाथ तिवारी। घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब भी मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। अब पेमेंट चाहिए तो देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, ने वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। और वो वीर रस का कवि जो राष्ट्रभक्ति की बात करता, उसने अपने कविता में तिवारी जी को फंसाया। और शुरू हुआ कि देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा। पेमेंट खतरे में। कवित्री का नंबर आया तो उसने अपनी गजल में तिवारी जी को फंसाया। गजल कि देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा, तिवारी का। ये हालत, ये बड़े टेक्निकल लोग हैं साहब। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी, आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पर कुलदीप रंगीला स्टाम्प पे दे सकता है, लिख के दे सकता है कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी, मुस्कुराहट के साथ कुलदीप रंगीला को विदा करना। मैंने 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी और आनंद लेना कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया। एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा।